नया चैप्टर लिखो, न्यूक्लियाई। हाँ, एटम हो गया। एटम में सब चीज़ बता दी। लिखो, इसमें भी तो लिखाने वाला ही चैप्टर है। सबसे पहले लिखो न्यूक्लियस। लिखो द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, the central part of an atom where all the protons and neutrons are concentrated. ठीक है, ये तो पहले ही पता है ही। लिखो न्यूक्लियॉन्स, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स। लिखो द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, the particles present in nucleus are called nucleons. Are called nucleons and full stop डाल के लिखो and it is equals to the total number of protons and neutrons present in the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो दो तरह का पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स का वैल्यू होता है टोटल नंबर ऑफ, काउंटिंग करके बता देंगे कितना प्रोटॉन है कितना। हाँ, ठीक ना। नेक्स्ट टर्म लिखो एटॉमिक मास यूनिट, AMU। पढ़े होगा केमिस्ट्री में। एटॉमिक मास यूनिट, AMU, स्मॉल तीनों। लिखो इट इज इक्वल्स टू द 1/12th of the mass of one atom of 12C6। ठीक है, कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होगा और एटॉमिक नंबर कितना 6, इसका जितना मास होगा उसका 12 से डिवाइड कर देंगे, वो जो आंसर आएगा उसी को बोलते हैं 1 AMU। ठीक ना, लिखा। हाँ, कार्बन आइसोटोप ये 12C6 का। ठीक ना, एक 14 वाला भी होता है, उसका नहीं। देयरफॉर लिखो 1 AMU, देयरफॉर 1 AMU, जिसको शॉर्ट में 1U भी लिखते हैं। ठीक ना, मास of one atom of 12C6/12 एंड ये हो जाता है 1.99 इंटू 10⁻⁻26 kg/12, इसका वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, कार्बन का एक एटम का ये 12C का मास इतना किलोग्राम होता है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको 1 MU, जिसको 1U लिखते हैं।
लिखा, फिर लिखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में लिख लेना जेड कैपिटल। देखो इट इज इक्वल्स टू, it is equals to the total numbers of protons the total numbers of protons in an atom। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो एटॉमिक मास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। लिखो इट इज इक्वल्स टू, it is equals to the total number of nucleons, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। ठीक है, जब केमिस्ट्री में सब पढ़े होगे, 10th सब से पढ़ते आ रहे होगे। फिर लिखो 1 मोल, 1 मोल। लिखो इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ एंटिटी, ENTITI, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, रुपया पैसा कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, इट इज द, बेसिकली एटम्स होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक ना, इट इज द नंबर ऑफ एंटिटी ऑफ 1 ग्राम एटॉमिक मास of 1 gram atomic mass of an element, किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटॉमिक मास में जितना उसका एटम्स का नंबर होगा उसी को बोलते हैं 1 मोल। ठीक ना, फिर लिखो 1 मोल इक्वल्स टू, हाँ पैराग्राफ चेंज करके 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटी। हाँ, एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं इसको। ठीक ना, केमिस्ट्री में एवोगाड्रो नंबर के नाम से पॉपुलर है। फिर लिखो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। लिखो इट इज इक्वल्स टू, it is equals to the mass of एक मिनट, ये होता क्या है केमिस्ट्री में, तो इसको ऐसे नहीं बताया जाता है, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको ग्राम में लिख देते हैं। ठीक ना, तो लिखो इट इज इक्वल्स टू द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। सिंस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो देयरफॉर 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, जो एटॉमिक मास है उसमें कुछ नहीं करना है, ग्राम लगा देना है। ठीक ना, देखो एग्जांपल हो गया। अब ये मतलब यहाँ पे 14 ग्राम, मतलब इन 14 ग्राम मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन। मतलब ये 14 ग्राम अगर हम मास लेते हैं नाइट्रोजन का, तो उसमें उसका काउंटिंग में एटम काउंटिंग करेंगे तो इतना एटम होगा। मतलब 1 मोल
ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, लिख लो, सब पढ़े होगे केमिस्ट्री में, सब तो बच्चे से मतलब 9-10 से ये बता दिया जाता है। ठीक है, फिर लिखो पॉइंट ऐसे है, ठीक ना, एरो डाल के लिखो ना। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज taken as negligible, is taken as negligible, full stop, as the mass of one electron, the mass of one electron equals to का साइन दो, 1/1836 times the mass of a proton. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ड्यू टू दिस रीजन the mass of an atom is, due to this reason the mass of an atom is considered as, the mass of an atom is considered as approximately equals to the mass of nucleons, the mass of nucleons। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, इसलिए होल एटम का मास को मान के चला जाता है कि जो न्यूक्लियॉन्स का मास है उसी के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन मास में हाँ नेग्लिजिबल होता है। ठीक ना, अब लिखो नीचे पैराग्राफ चेंज करके, मास ऑफ ए प्रोटॉन, हाँ नोट करके लिखो ना। मास ऑफ ए प्रोटॉन, मास ऑफ ए प्रोटॉन, नोटे करके लिखो ना, डैश डाल के। मास ऑफ ए प्रोटॉन का वैल्यू याद रखना है, मास ऑफ ए प्रोटॉन इक्वल्स टू स्मॉल m, नीचे p लिखेंगे उसके, mp इक्वल्स टू 1.0076 u मतलब mu। ठीक ना, फिर लिखो मास ऑफ ए न्यूट्रॉन, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन स्मॉल m और उसके नीचे n लगाएंगे, n मीन्स न्यूट्रॉन। ठीक ना, इसको लिखो 1.0084 u। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जानते हैं 1/1867 तो वो बहुत कम होगा, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। फिर लिखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगे कुछ नहीं लिखे मतलब 1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रैकेट में लिखो ई छोटी बी बड़ी, देखो इट इज एनर्जी, measured for very small entities। ब्रैकेट में लिख लो लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, हाँ जो भी बहुत सारा पार्टिकल्स होता है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, फिर पॉजिट्रॉनो होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक ना, उसका एग्जिस्टेंस बहुत कम 1000 सेकेंड तक होता है बस, तो ख़त्म हो जाता है। फिर लिखो पैराग्राफ चेंज करके, एंड वन EV is the amount of energy, 1 electron volt is the amount of energy supply to an electron by a potential difference
बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ऑफ 1 वोल्ट कहने का मतलब अगर मान लो एक सर्किट है, ठीक ना, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक ना, तो जैसे ही लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो जानते हैं नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये जाएगा जब कब, जब हम इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो जब किसी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का करंट फ्लो करवाएंगे, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसके पास जो एनर्जी होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक ना। डायग्राम बना लो। रिकॉर्डिंग ऑन है रे। एंड लिखो नीचे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। नया टर्म लिखो, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, हाँ, मास एनर्जी, मास डैश एनर्जी रिलेशन। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, E इक्वल्स टू mc², E कैपिटल M C स्मॉल दोनों, E इक्वल्स टू mc², ब्रैकेट में लिख लो, व्हेन द होल मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द होल मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब किसी भी मास को लाइट का स्पीड से, मतलब किसी भी मास को अगर हम लाइट का स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो पूरा मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये आइंस्टीन का थ्योरी है, ठीक ना। तो ये बराबर mc² से इस फार्मूला को, एनर्जी कितना वो मास से एनर्जी, मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइंस्टीन का ये एनर्जी मास रिलेशन कहलाता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? ये पॉपुलर फार्मूला है, इसका डेरिवेशन वो बहुत ऊपर का चीज़ है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब लिखो नया टर्म, एनर्जी ऑब्टेन्ड व्हेन 1 mu एनर्जी ऑब्टेन्ड व्हेन 1 AMU इज कन्वर्टेड, ठीक है, डैश, मतलब 1 AMU, ठीक है, 1 AMU में जितना मास होता है, उसको अगर हम लाइट का स्पीड देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी, तो कितना एनर्जी निकलेगा, ठीक ना। इसको कैलकुलेट करते हैं। सिंस 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, और C बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। तो देयरफॉर E मतलब M बराबर 1 AMU, ठीक है। देयरफॉर व्हेन दिस मास कन्वर्टेड into this whole mass, कन्वर्टेड into किसमें, एनर्जी, तो E बराबर हो जाएगा तुम्हारा mc² से कैलकुलेट करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है, लिखो। और बगल में लिख देना जूल, ये जो एनर्जी होगा जूल होगा, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, जूल होगा।
इसको जूल में लिखो ना, ये किस में होगा, जूल में। अब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸, इसको 1 पॉइंट जूल हमको कन्वर्ट करना है इसको MeV। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है ना, इसे डिवाइड कर दिए तो अब जूल में नहीं, एनर्जी किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक ना। अब ये सबको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 931 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबको कैलकुलेट करोगे ना तो 931 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻³ को क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। तो उसी तरह से 10⁶ को मेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा, ठीक ना, प्रीफिक्स होता है। तो 10⁶ को हटा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे। यहाँ पे 931 MeV, ठीक है। देयरफॉर 1 U मतलब 1 AMU मास गिव्स एनर्जी इक्वल्स टू, ऑलवेज याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। देखो ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछे यहाँ पर हाउ मच एनर्जी will liberated when one atom of 12C6 is converted into energy, कितना एनर्जी लिबरेट होगा जब एक एटम 12C कार्बन का हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एनर्जी में। देखो यहाँ पे अभी लिखा हुआ था एक एटम इसका बटे 12 1 MU था, तो सिंस 1 एटम ऑफ 12C6 हैज मास इक्वल्स टू 12 AMU लिख सकते हैं। एक AMU जलाने पे एनर्जी कितना, ठीक ना, तो 12 MU एनर्जी जलाने में 12 गुना इतना, ठीक ना, इक्वल्स टू कुछ नहीं करना है, 12 गुना 1 AMU लिखना है, 12 गुना 1 AMU लिख दिए। अब 12 गुना देयरफॉर E बराबर एक एनर्जी 1 AMU में कितना 931, तो 12 AMU में E बराबर 12 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर, समझे। ऐसे निकालना है इसका, लिखो
लिखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बारे में कुछ नहीं लिखाएंगे, 10th में पढ़ते रहते हैं। और चैडविक किया था, कैसे कैसे कौन एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक ना। हाँ, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया था, तो वही बुक में भी दिया था। लिखाएंगे नहीं, सीधे लिखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन देखो। चैडविक was discovered the neutron। ठीक ना, चैडविक was discovered the neutron। ठीक है, बस इतने हैं। इसके एक्सपेरिमेंट सब बुक में दिया है, पूछता नहीं कभी, उन्हें लिखाएंगे। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ए फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। हाँ, इसी टॉपिक में, मतलब न्यूट्रॉन का अब ये फीचर्स लिखा रहे हैं कि फ्री न्यूट्रॉन जो होगा ना, अगर हम न्यूक्लियस से निकाल के फ्री न्यूट्रॉन को रख दें कहीं दूसरे जगह, तो वो हमेशा अनस्टेबल होता है। ठीक ना, न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस में रहता है तभी स्टेबल रहता है। न्यूक्लियस को अगर हम न्यूट्रॉन से किसी तरह से अगर निकाल दें, तो वो हाईली अनस्टेबल रहता है। और हाईली अनस्टेबल ही नहीं रहता है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है, तुरंत टूट जाता है, एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक ना, लिखो ए फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, लिखे एंड इट डिकेज, एंड इट डिकेज, ब्रैकेट में लिखो ब्रेक्स into a proton and an electron and antineutrino ब्रैकेट में लिख लो another elementary particle। a proton and a proton and an electron and antineutrino, ब्रैकेट में लिखो another elementary particle। but it has a mean life of about 1000 सेकेंड। ठीक है, जब न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस से बाहर निकाल देंगे तो अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक होकर 3 पार्टिकल में टूट जाता है। एक प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, एक एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो सस्टेन कर जाता है, लेकिन एंटी न्यूट्रिनो जो है मात्र 1000 सेकेंड के भीतर खत्म हो जाता है। समझा, ये भी एलिमेंट्री बनते रहता है ना। जब इलेक्ट्रॉन को हम प्रोटॉन को निकालेंगे बाहर तब ऐसा होता है। ठीक ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ये सब होता है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, ऐसे प्रोटॉन को निकालना संभव नहीं है। मतलब जो नॉर्मल मेथड है उससे उसको निकालना संभव नहीं है। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो, पैराग्राफ चेंज करके हेंस ए न्यूट्रॉन इज ऑलवेज stable inside the nucleus। ऑलवेज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। कोई भी न्यूट्रॉन अगर स्टेबल है तो इसका मतलब है वो न्यूक्लियस में है। ठीक ना, अब फॉर लिखो, फॉर एन एलिमेंट एक्स, कैपिटल एक्स, फॉर एन एलिमेंट एक्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखना एक्स ए जेड। कोई भी एलिमेंट अगर एक्स उसका नाम है, सिंबल है, तो हम उसका इस तरह से लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये ए ऊपर में एटॉमिक मास हो गया, ये क्या हो गया, एटॉमिक मास, और जेड हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर। ठीक ना, ये एलिमेंट को इसी स्टाइल से लिखते हैं। ठीक ना,
अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। लिखो इसी में, इफ ए न्यूक्लियस हैज मोर, इफ ए न्यूक्लियस हैज मोर न्यूक्लियॉन्स, if a nucleus has more nucleons, then its size is, then its size is bigger compared to another nucleus, which has less nucleons. ठीक है, अगर मान लो कोई न्यूक्लियस है उसमें 10 न्यूक्लियॉन्स है और एक न्यूक्लियस में 20 न्यूक्लियॉन्स है, तो उसका साइज बड़ा होगा, रहने के लिए जगह चाहिए ना। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर साइज ऑफ न्यूक्लियस, पैराग्राफ चेंज करके, देयरफॉर साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए मतलब एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नहीं, अभी तुरंत पढ़े हैं, जितना ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होगा उतना साइज बड़ा होगा, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस ग्रेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक ना, एक चीज़ तो कंक्लूड हो गया। ठीक है, अब जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि साइज जितना ज़्यादा होगा उसमें वॉल्यूम उतना ही बड़ा हो जाएगा। लिखो, देयरफॉर नाउ मोर द साइज, now the no, more the size, then more its volume. More the size, more its volume. तो जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो कहने का मतलब देयरफॉर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। किसके प्रोपोर्शनल है, एक है। जितना साइज बड़ा होगा उतना क्या होगा, ये होगा। और जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, वॉल्यूम। तो कह सकते हैं जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, ये होगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक ना, लिखे। अब तुम्हारा ये जो भी तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, इसका वॉल्यूम मतलब उसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। ठीक ना, तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। लिखो। हाँ, तो कह सकते हैं यहाँ पे रेडियस का क्यूब। यहाँ पे देखो, ये तो कांस्टेंट है ना, ये इसको कांस्टेंट इनटू ये डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3 नहीं होगा, क्यूब हटाएंगे तो। देयरफॉर और अब ये हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, आर नॉट ए पे पावर 1/3। देखो, लिखे, कोई दिक्कत? ये फार्मूला हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर देना। लिखो आर नॉट, नीचे लिखना आर नॉट कॉन्स्टेंट है, आर नॉट इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक ना, ये कांस्टेंट है। नहीं, नाम कुछ नहीं है। ठीक ना, अलग अलग एटम का अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी हम साइज ऑफ क्या पढ़े थे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज रेडियस से पता चलेगा, तो रेडियस का फार्मूला हो गया ये। ठीक है, सीधा किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे। फिर नेक्स्ट टर्म लिखो, न्यूक्लियर डेंसिटी।
न्यूक्लियर डेंसिटी लिखो, द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है। अब सिंस डेंसिटी रो बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक ना। लिखो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ देखो मास, मास किसका, मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर m इंटू ए। एम क्या है, मास ऑफ ए न्यूक्लियन, और ए बराबर एटॉमिक मास। तो जितना एटॉमिक मास होगा उसमें किसी भी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन मास लगभग सेम होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस m टाइम्स ए। ठीक है, देयरफॉर मास को हटा के क्या लिखेंगे, m टाइम्स ए, और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आर क्यूब, आर यहाँ पर ये है ना यहाँ पे, तो रो बराबर m टाइम्स ए बाई 4/3 पाई आर के जगह पे आर नॉट ए 1/3 का क्यूब, m टाइम्स ए, 3 ऊपर चला जाएगा 4 पाई, अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आर नॉट का क्यूब और ए। ठीक है, लिखो हाँ, एक न्यूक्लियन यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास है, मास ऑफ ए लिखे हैं, मास ऑफ ए न्यूक्लियन, दोनों का मास करीब करीब सेम होता है। अब देखो ए एक कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा तो अब बचा क्या चीज, डेंसिटी बराबर 3 टाइम्स m बाय 4 पाई आर नॉट क्यूब। 3 क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसी भी एटम का कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पार का कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है, तो सब मिला के क्या चीज, मतलब जितना भी एटम्स है सबका न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम होगा, फिक्स है, तो चेंज होने वैल्यू सबका पुट कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू से जरूरत नहीं, ये कंक्लूजन निकला कि हाँ, कि किसी एटम में मान लो 100 न्यूक्लियॉन्स है, किसी में 200 न्यूक्लियॉन्स है, ठीक ना, तो उसका तुम्हारा डेंसिटी वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, डेंसिटी सबका कांस्टेंट यहाँ पर निकल गया है। ठीक ना, लिख लो और नीचे लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखो, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस is always constant, is always
कांस्टेंट। ठीक है, ये कंक्लूजन निकला कि सारे एटम्स का डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, किसी का छोटा बड़ा या ज़्यादा कम नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आइसोबार नहीं पढ़े हो? हाँ, तो आइसोटोप्स लिखो। लिखो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट having same number of protons, atoms of an element having same number of protons but different number of neutrons, but different number of neutrons are called isotopes। ठीक ना, सेम नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन होना चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग अलग होगा। ठीक ना, अब एटॉमिक नंबर चूंकि सेम होता है, ठीक ना, तो तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। नीचे लिखो हेंस इट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लिखो हेंस इट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मास अलग अलग ना हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1 H1 2 H1 3 H1। हाँ, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहलाता है ये सब। फिर लिखो आइसोबार्स। आइसोबार्स लिखो, लिखो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास but different atomic numbers, but different atomic numbers are called isobars। इसमें लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम। केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, इस बार फिजिकल सेम हो जाएगा। ठीक ना, एग्जांपल में लिखो 40 AR 18, 40 K 19, 40 CA 20। आर्गन क्रिप्टन, आर्गन कैल्शियम और पोटेशियम। एलिमेंट डिफरेंट नहीं रहेगा तभी ना तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। एलिमेंट सेम रहेगा तब तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। फिर लिखो आइसोटोन्स। लिखो डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट with same number of neutrons, different element with same number of neutrons, neutrons are called isotones, are called isotones। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर A - Z होगा,
एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन्स का नंबर घटा देंगे, ठीक ना। इसका एग्जांपल है, लिखो आइसोटोन्स का 30 Si मतलब सिलिकॉन, 40 31 P 15 52 S 15 फास्फोरस सल्फर सिलिकॉन। 32 में से 15 चला गया, कितना हो गया? 12 में से 5 गया 17, 31 में से 15 16, नहीं ऐसा नहीं है, 1 मिनट कुछ गलती हुआ है। वो जो 30 14 16 हो गया, 31 15 16, सिलिकॉन का ठीक है, 30 में से 14 गया 16, 21 में से 15 गया तो 16, 32 में से 16, उसको 16 कर दो, ठीक ना, सिलिकॉन का 16 करो। लिख लो, इसके नीचे लिखो, both chemical properties and physical properties are different. Both chemical properties and physical properties are different. ठीक है, अब लिखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नीचे लिखो द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड to bound the nucleus, to bound the nucleus of an atom, बॉन्ड मतलब बांध के रखना, ठीक ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। होता क्या है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स तो होता ही है, प्रोटॉन्स होता है बहुत सारा, और सब प्रोटॉन्स सेम चार्ज का होता है, तो सब तो रिपल करेगा, तो रिपल करेगा तो भाग ना जाएगा, तो उसको तो बांध के रखना है। उसको बांधने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो नीचे लिखो एज ड्यू टू रिपल्सन ऑफ प्रोटॉन्स, एज ड्यू टू रिपल्सन ऑफ प्रोटॉन्स inside nucleus, they remains close to each other, they remains close to each other and stay together, stay together. It means a strong nucleus force, a strong nucleus force, ब्रैकेट में लिख लो, and a binding energy, and a binding energy must be exists to hold it together. ठीक है, अब यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक ना। लेट फॉर एन एलिमेंट, नाम है x, ऊपर में a होगा, नीचे क्या होगा z, ठीक है। देयरफॉर मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स का मास, टोटल प्रोटॉन्स कितना होगा z, m इंटू z, ठीक ना। मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स, m इंटू कितना a, लिखो।
हाँ न्यूक्लियॉन्स, एम इंटू ए नहीं होगा। ए क्या है? एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू एक न्यूक्लियॉन्स का मास बराबर टोटल मास नहीं हो जाएगा न्यूक्लियॉन्स का? अब देखो यहाँ पे इसको मास ऑफ प्रोटॉन को एम पी लिखते हैं, ठीक ना। अब मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स, इसको एम एन लिखेंगे, ठीक ना। तो हम इसमें मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से मास ऑफ प्रोटॉन घटा देंगे, बचेगा ये हो जाएगा तुम्हारा एम ए माइनस एम जेड। एम ए माइनस जेड नहीं होगा, लिखो। therefore mass of nucleus, मास ऑफ न्यूक्लियस, हम ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, एम पी प्लस एम एन लिख सकते हैं। तो एम पी का वैल्यू कितना है? एम जेड, और इसका है एम टाइम्स ए माइनस जेड, लिखो तो। हाँ, इसमें एम कॉमन आ सकता है। नहीं, यहाँ पे जो कि थोड़ा सा न्यूक्लियर इस पे जा रहे हैं ना, बता देते हैं इसमें हम। एक मिनट, इसको कैपिटल एम पी लिखते हैं। इसको एम क्या है? प्रोटॉन है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली एम ए ही हो जाएगा, एम एन। इसको तो सबसे पहले मास ऑफ न्यूक्लियस को कैपिटल एम एन लिखते हैं, ठीक ना। एक बार इसको एम एन लिखो तब बताते हैं कि हाँ इसको लिखते हैं। ये सब चीज़ है थोड़ा सा दूसरे तरफ से, जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको लिखेंगे एम एन और इसको लिखेंगे कैपिटल एम एन, एम एन माइनस एम। ये एन है किस चीज़ का? मास न्यूक्लियॉन्स का, स्मॉल एम, ठीक ना। और ये कैपिटल एम एन है मास किसका? न्यूट्रॉन का। को ठीक कर लेना, ठीक ना। यहाँ पे एम एन, यहाँ पे एम एन क्या है? मास ऑफ ए न्यूक्लियॉन्स, और एम पी है तुम्हारा मास ऑफ ए प्रोटॉन, ठीक है, लिख लो। तो यहाँ पे तुम्हारा एम पी प्लस एम एन। लिखो एम पी प्लस एम एन, अब सही है।
बुक में भी इसी तरह से। तो कॉमन नहीं है? नहीं, कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा। हाँ, वो हट जाए, वो मत लिखो। बता रहे हैं, एक मिनट एक मिनट। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही रहता है। नहीं, थोड़ा सा तो अधिक होता है ना न्यूट्रॉन का मास, बहुत थोड़ा सा। ये मत लिखो, ये लिखवे नहीं करना है, ये लिखो ए माइनस जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, तो एम ए माइनस जेड आ गया। सही है, करो। थोड़ा सा न्यूट्रॉन्स का मास ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, ये इसलिए बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जानते हैं ये और ये सेम है, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि दो इक्वल चीज़ में दोनों को एक दूसरे को घटाएंगे, आंसर क्या होगा, जीरो होगा। नो, एम पी जेड प्लस एम एन ए माइनस जेड, इसी का वैल्यू है ये। इसमें घटा देंगे एम एन, कैपिटल एम एन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से। होना चाहिए कितना, जीरो। डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं होता है ना, ठीक ना। मतलब ये जो डेल्टा एम है, अगर यही दोनों चीज को इसमें से इसको घटाएंगे, अभी हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि ये इसके बराबर है, तो आना चाहिए जीरो। लेकिन लिखने क्या चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कॉल्ड मास डिफेक्ट्स। इसलिए क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। तो ये जो जीरो नहीं होता है, मतलब कुछ न कुछ होता होगा। वही जो मास डिफेक्ट होता है डेल्टा एम, वही बदल जाता है किसमें, एनर्जी में। एनर्जी में बदल जाता है, और न्यूक्लियर को, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करता है स्टेबल होने के लिए, समझा। थोड़ा सा मास हमेशा लूज हो जाता है, लिखो इसको। मास डिफेक्ट कहलाता है, मास डिफेक्ट पूछता है बोर्ड में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लिखा। अब नीचे लिखो, वेन एवर न्यूक्लियस फॉर्म then to make nucleus stable, then to make nucleus stable, sum of the mass converted into energy, देखो, this energy is called binding energy. This energy is called binding energy. ठीक है। जब भी न्यूक्लियस फॉर्म होता है ना, तो कुछ मास जो डेल्टा एम के बराबर होता है, ठीक ना, उतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वही एनर्जी प्रोवाइड करता है सब न्यूक्लियस को बांध कर रखने के लिए, ठीक ना। कोई दिक्कत। तो अगर
इतना एनर्जी हम बाहर से दे दें तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, क्योंकि इतना एनर्जी बांध के रखा हुआ है, ठीक ना। और इतना एनर्जी हम बाहर से दे दें न्यूक्लियस को, टूट जाएगा, या उससे ज़्यादा दे दें तब भी टूट जाएगा, ठीक ना। तो आप लिखो पैराग्राफ चेंज करके, हैंस टू ब्रेक ए न्यूक्लियस, हैंस टू ब्रेक ए न्यूक्लियस we must provide an external energy equals to its binding energy, ठीक ना। हैंस लिखो बाइंडिंग एनर्जी, हैंस बाइंडिंग एनर्जी, शॉर्ट में बी डॉट ई लिखते हैं। उसके लिए कितना मास चाहिए, डेल्टा एम एन टू सी स्क्वायर। मास बराबर यहाँ ई बराबर एम सी स्क्वायर लिखा था ना, यहाँ पे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिखो। लिखो हियर डेल्टा एम इज ऑलवेज टेकन इन AMU। डेल्टा एम हमेशा किस में लिया जाता है, ठीक ना। अब रहने दो, कल पढ़ाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ाना है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज रहता वो तो ख़त्म कर देते हैं। बहुत छोटा चैप्टर था, अभी चाहते ख़त्म कर देते। एक दिन इसमें लगेगा, कल 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है नेक्स्ट चैप्टर।